हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है बीपीएससी घटना चक्र की श्रृंखला चल रही है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के लिए क्लासेज आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हमारी जो है लगातार तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा यूनानी आक्रमण हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, इनसे संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और जहाँ पर आपको जो है डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। देखिए फिलहाल अभी हमारी तीसरी क्लास है, अभी हमने प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट की है, जल्दी ही जो है प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे। बाकी पुरानी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बिहार जीके जीएस स्पेशल सचिन सर की बुक से, दानिश सर की बुक से और घटना चक्र और युद्ध कंपटीशन की सारी बुकें आपसे जो है कवर करवा दी गई हैं। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में। देखिए सबसे पहली बात है, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत है और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ये बिहार एससीईआरटी भी पढ़नी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम जो है 10वीं तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़िएगा और अच्छे ढंग से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आज का सेशन हमारा जो रहने वाला है, हमने बता दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो है यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से हमारा सवाल जो है आज का रहने वाला है। इसमें आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के पूछे गए सभी सवाल, जिसमें टीआरई 1, 2 और 3 भी शामिल है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे मैं चलते चलते एक बार फिर कहूँगा, हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल जो है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर जो महान था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते थे, उसके समकालीन था। तो इनके समकालीन कौन सा था, तो ये था धनानंद। ठीक है, धनानंद जो है समकालीन था। बी विकल्प जो है ये हमारा हो जाएगा। महापद्मनंद तो उसके पहले के हैं और धनानंद के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको गद्दी से हटाकर मौर्य साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। तो 44वें बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया यह सवाल था और इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका जवाब बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है और इस वंश का अंतिम शासक जो है ये धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जोनोफेन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है और भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला सवाल देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा जो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हुड राजा जो तोरमाड़ थे, किस औलीकर राजा द्वारा ये पराजित किया गया था, ये आपको बताना है। जो हुड राजा थे तोरमाड़, ये कौन से औलीकर राजा के द्वारा पराजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन ने इनको जो है पराजित किया था। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए हुड राजा तोरमाड़ औलीकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुडों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया और इस दूसरे हुड आक्रमण का नेता जो है तोरमाड़ था। मध्य भारत के एक एरन नामक जो है स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा उसका एक अभिलेख मिलता है और कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मोहरें मिलती हैं। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला सवाल देखिए मौर्य साम्राज्य से है। देखिए सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है किसने की थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस के नाम से जो विदेशी लेखक थे उन्होंने कहा है। तो सेंड्रोकोटस से जो है तुलना किसने की थी और पहचान किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इनका सही जवाब जो हो जाएगा ये विलियम जोन्स हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सबसे पहले जो है सेंड्रोकोटस को कहा था कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही है जिसको जो है सेंड्रोकोटस कहा जा रहा है। 48वें 52वीं बीपीएससी में प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी। देखिए 66वीं बीपीएससी का सवाल है।
2020 में पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी और मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अशोक, कनिष्क, ये सभी जो है, अशोक जानते हैं आप ये मौर्य वंश के ही शासक हैं, कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासक है, बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य ये सभी गुप्त वंश के शासक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अगला सवाल देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का सवाल है। 17वीं बीपीएससी का मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था या कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए उपरोक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है और इसका समय जो है 381 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर जो है शासन किया था। अगला सवाल देखिए, किस जो है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय कौन से मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? देखिए ये 46वीं बीपीएससी का सवाल है, 2003 में पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के जो है अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण की विजय की जो है पुष्टि करते हैं। अगला सवाल देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से जो है वर्णन हुआ है वह कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस लिखी गई है, ये याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन का कहा गया है और 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक, ये आपको ऐसी 2 रचनाएं और जो है विशाख दत्त के रूप में देखने को मिलती हैं। अगला सवाल देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय पर आधारित है? आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही बहुचर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं। बहुत से लोग इसका संबंध जो है किससे लगाएंगे? तो आर्थिक संबंध इसका लगाएंगे, लेकिन ये आर्थिक संबंध नहीं है। ये जो है शासन कला के सिद्धांत और जो है अभ्यास पर ये आपकी आधारित है। तो 6वें का जो है एक तो आपका बी विकल्प सही हो गया और इसमें जो है आपको विदेशी नीति भी देखने को मिलेगी। ठीक है, विदेश नीति भी इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और ये जो है शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की व्यवस्था भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सी पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये ना तो आर्थिक जीवन से संबंधित है, ना धार्मिक जीवन से, ना सामाजिक जीवन से, ये जो है ये राजनीतिक जीवन से संबंधित है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे ही अर्थशास्त्र आता है सभी लोग आर्थिक समझते हैं, लेकिन ये आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बहुत सी शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, परंतु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? तो आप सभी लोग जानते हैं मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
कौन सा विकल्प? ए विकल्प सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अगला सवाल देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिएगा। मैं वैसे भी एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, ताकि आप भी पढ़ें, और जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मेमोरी में ये चीज़ें सेव होती हैं। देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, और इसके पूर्व में वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला सवाल देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने जो है कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा। 7 श्रेणियों में इसने भारतीय समाज को विभाजित किया था। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री और उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं करता है, और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला सवाल देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है देखिए अगला सवाल है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था ये पश्चिम भारत पर भी था। अब कौन से अभिलेख से ये प्रमाणित होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख मिला है। जूनागढ़ कहाँ पर है? आप सभी लोग जानते हैं जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो मिला है इससे यह साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इनका जो प्रभाव था ये पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्थ और सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला सवाल देखिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कौन से अभिलेख में जो है ये कलिंग विजय का वर्णन है ये आपको बताना है। 11 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो जो कलिंग विजय का अभिलेख या उल्लेख जिसमें मिलता है वो 13वां जो है शिलालेख है। ठीक है, 13वें शिलालेख में मिलता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं भी 13वां शिलालेख नहीं है, तो इसीलिए ये सभी जो है गलत हो जाएंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कौन से एग्जाम का सवाल है? 66वीं बीपीएससी का सवाल है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो अशोक की कलिंग की विजय का उल्लेख जो है ये अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है, और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र नहीं सम्मिलित था? देखिए अफगानिस्तान बिल्कुल सम्मिलित था, बिहार भी, कलिंग भी। आपका अभी ऊपर आपने देखा कि 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन श्रीलंका जो है यहाँ ये शामिल नहीं था। ठीक है, श्रीलंका शामिल नहीं था, इसीलिए सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्तियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपणी श्रीलंका को छोड़कर जो है सर्वत्र था। इन राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था ये जो है लकड़ी से बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी पर 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है इस पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन से अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये है भाब्रू स्तंभ में। ठीक है, जो भाब्रू का स्तंभ है इसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट कहा है। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संगम अभिवादे तूनम आहा अपावा धरतम चा। तो इन्होंने यही कहा कि अपने आप को देवनाम पियदसी भी कहा है या देवताओं का प्रिय कहा है, और इसी में इन्होंने कहा है कि जो है मैं जो है मगध का सम्राट हूँ। तो यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। अगला सवाल देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो ये आपका बीपीएससी टीआरई में भी सवाल पूछा गया था, और
यहाँ पर ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो राजा के प्रति वफादारी या जो है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, तो ये इसमें से जो है सभी आपको सम्मिलित देखने को मिलेंगे। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा? देखिए, अशोक का धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपास्य नवे बहुका यानी दया दाने, सचे सोचे, माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में दृढ़ता रखना, सद्भावना बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः जो है इसका उत्तर जो है ई विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, अपना शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक जो है सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक को क्या कहा जाता है? देवताओं का प्रिय, तो या देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी, तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, इन सब शब्दों से जो है पुकारा गया है और राजा तथा राजा की उपाधियों से उसे संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे जो है अशोक वर्धन कहा गया है। अगला सवाल देखिए, 44वीं बीपीएससी का सवाल है, 2000 में पूछा गया था कि अशोक के शिलालेखों में जो इनके इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए इसमें भाषा कौन सी है? तो इनमें भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 का सवाल है। अब अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः आपको जो है कौन कौन सी जो है भाषा देखने को मिलेगी? तो इसमें जो है मुख्यतः आपको प्राकृत भाषा देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, प्राकृत भाषा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। एक तो आपका शिलालेख हो गया, एक आपका स्तंभ लेख हो गया और दूसरा आपका गुहा लेख हो गया। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों और शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि जो है ये ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी प्राप्त हुआ है और सरेकोना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से जो है अरेमाइक में लिखा गया अशोक का अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। तो भाषा जो है प्राकृत थी लेकिन लिपियाँ कई थी, जैसे यूनानी, अरेमाइक और आपका जो है ब्राह्मी लिपि, ये सभी आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो कौन सी लिपि है? तो यहाँ पर देखिए पाली नहीं है, सामरी नहीं है, संस्कृत नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर वैसे बात करें तो पाली जो है ये हमारी भाषा है। ठीक है, ये पाली हमारा जो है ये भाषा है, ये लिपि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है बी विकल्प को ही सही माना गया है। तो हम अभी आपने ऊपर देखा कि ब्राह्मी जो है यही सही होगा। 17वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया था इसका जो जवाब माना गया है ये बी माना गया है और आयोग भी कभी कभी गलत जवाब मान लेता है, तो हम भी बी ही मानेंगे। अभी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए 17वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम का ये सवाल है। देखिए अशोक का इतिहास हमें यही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने बताया, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं ब्राह्मी लिपि में। देखिए यहाँ पर भाषा जो है प्राकृत है और लिपि जो है ब्राह्मी है और यहाँ पर कहीं भी आपको जो है प्राकृत जो है पाली लिपि देखने को नहीं मिलती, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। तो ब्राह्मी ही सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाहिने से जो है बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। मान लीजिए ये आपका राइट है और इधर लेफ्ट है, तो इधर लिखी जाती थी ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। तो ये खरोष्ठी लिपि थी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। CDPO 2005 में देखिए प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है प्रिंसेप 1835, ग्रोटेफेंड 1836, लेसन 1838 आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? देखिए ये कौन से एग्जाम में? ये CDPO 2005 में और ये देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2019 में। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20वें नंबर का, ये आपका खरोष्ठी लिपि हो जाएगा।
खरोष्ठी लिपि, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेखों को पहली बार जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, याद रखिएगा। 1837 में इन्होंने सबसे पहले जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो इसका ए विकल्प हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को ही सबसे पहले पढ़ने वाला जो विद्वान था ये जो है जेम्स प्रिंसेप ही था, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम 2008 में और 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपना राजधानी बनाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले राजधानी नहीं बनाया था, लेकिन क्योंकि ये पुराना सवाल है और ऑप्शन में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर जो हर्यक वंश के शासक थे उदयन ने की थी, याद रखिएगा। और इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी और उदयन ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, लेकिन विकल्प में आपको ना तो कहीं अजातशत्रु दिख रहा है और ना ही आपको उदयन दिख रहा है, तो इसीलिए आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है पाटलिग्राम के रूप में अगर हम बात करें तो अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी और उदयन ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र के रूप में, तो ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो है हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। उदयन ने इसकी स्थापना नहीं की थी, अजातशत्रु ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो स्थानांतरित की थी उदयन ने, ये चीज़ कन्फर्म है, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, था चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था इसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, इसका नाम था बृहद्रथ और इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके जो है अपने आप को जो है राजा बनाया था और जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में सवाल पूछा गया, अंतिम मौर्य शासक जो है ये बृहद्रथ था और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 1800 कह रहा हूँ 184 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य की जनगणना या गणना जो है भारत के महान शासकों में की जाती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अगला सवाल देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अभी आपको बताया मैंने, बृहद्रथ। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में प्री 2008 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये जो तथ्य है इसमें विश्वास किसने किया है कि जो इनकी आर्थिक नीतियाँ थीं जो है इसी के परिणाम स्वरूप जो है साम्राज्य का जो है पतन हो गया। ठीक है, पतन क्यों हो गया? इनकी नीतियों के कारण। तो ये किसने कहा है? तो ये जो है इस तथ्य में विश्वास किसने किया है? तो रोमिला थापर ने किया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रोमिला थापर, इनका यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हुआ और बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में इस्तेमाल किया? तो ये तो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है, आजीवकों ने कराया था। आजीवक संप्रदाय के जो जनक थे या जिन्होंने इसको स्थापित किया था उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्से, इनका नाम था। आजीवक संप्रदाय के जो फैलाने वाले थे या इनकी स्थापना करने वाले थे, तो इन्होंने जो है इसको आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं को इस्तेमाल किया था। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल पूछा गया था। देखिए मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ आदि गुफा जो है प्रमुख है। अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप सभी लोग जानते हैं तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है और प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं
बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ते थे। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे दोस्तों। आज का जो हमारा आखिरी सवाल है ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये सवाल जो आपको मैं दे रहा हूँ कि ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे इनका संबंध किससे था, ये प्राचीन ताम्रपत्र दर्शाते हैं। अब किससे था ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका जवाब 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप हमारे एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिसिएट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा। हमारी क्लास जो है लगातार आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मिल रही हैं। कुछ दिनों के बाद आपकी जो है पॉलिटी की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा साइंस की भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और ये कंप्लीट बुक आपको जो है कवर करवा दी जाएगी। इसके अलावा बिहार जीके जीएस की भी क्लासेज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको डेली क्लास की PDF मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से जारी रखिए और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।